बात ज्योति को लेकर हो रहे बड़े खुलासे की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, एक के बाद एक खुलासे सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक ज्योति के पास से पुलिस ने 3 मोबाइल फोन्स, एक लैपटॉप बरामद किया है। इन सभी की फोरेंसिक जांच की जा रही है। पुलिस को शक है ज्योति ने अपने मोबाइल से दानिश और पाकिस्तान के अधिकारियों से हुई चैट्स डिलीट कर दिए हैं। ऐसे में सवाल बड़ा है कि आखिरकार उस चैट में ऐसा क्या था जो ज्योति ने डिलीट किया। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक ज्योति दानिश से नवंबर 2023 से लेकर मार्च 2025 तक लगातार संपर्क में थी। तो जांच एजेंसियों के सूत्र यह बता रहे हैं कि ज्योति ने पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात रहे अधिकारी दानिश से अपने संबंधों को लेकर झूठ बोला है। और वो कौन कौन से झूठ हैं, आगे सिलसिलेवार तरीके से आपको बताएंगे। ज्योति दानिश से क्या बात करती थी, ये सच सामने आना अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है कि ज्योति जो है ऑपरेशन सिंदूर के वक्त दानिश और ज्योति दोनों के बीच बातचीत चल रही थी। जब पंजाब में ब्लैकआउट हुआ था तब भी दानिश और ज्योति चैट कर रहे थे, मतलब एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे, और बाद में ज्योति ने ये दोनों चैट मोबाइल से डिलीट कर दिए। सवाल यह है कि इतने संवेदनशील मौके पर ज्योति आखिर दानिश से बात क्या कर रही थी। ये सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है, और इस सवाल का जवाब जानना इसलिए जरूरी क्योंकि ज्योति सिर्फ भारत में पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारी ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के संपर्क में थी। एक कदम की दूरी और हम अभी पाकिस्तान में हैं। एक कदम दूर पाकिस्तान। वेलकम टू पाकिस्तान। हरियाणा के हिसार से गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के इस पाकिस्तान दौरे पर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ज्योति एक बड़े जासूसी नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक ज्योति के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI भारत के खुफिया एजेंट्स की पहचान करना चाहती थी। ISI ने इस काम के लिए ज्योति को मोहरा बनाया था और वो ISI के बिछाए जाल में फंस चुकी थी। मैं जा रही हूँ आज पाकिस्तान, वो भी विदाउट वीजा। ये खुलासा ज्योति और ISI के अधिकारी अली हसन के बीच हुई व्हाट्सएप चैटिंग से हुआ है। चैट में साजिश का पूरा प्लान सामने आया। चैटिंग में अली हसन ने ज्योति से कोड वर्ड में पूछताछ की कि जब वो अटारी बॉर्डर गई थी तो वहाँ उसे कोई अंडरकवर एजेंट तो नहीं मिला जिसे किसी खास प्रोटोकॉल के तहत एंट्री दिलाई गई हो। देखिए दोनों के बीच बातचीत में क्या हुआ। जब आप गए थे अटारी, वहाँ प्रोटोकॉल किस किस को मिला था? किसको मिला? मुझे तो नहीं मिला। इट मीन कोई अंडरकवर पर्सन हो जैसे। यार पता चल जाता है देखकर आपको कैसे निकालना था या उसको कैसे अंदर लेकर आना था। इट्स माय मैटर। उसको अंदर गुरुद्वारे में ले आना था, आपने रूम में दोनों को बिठा देना था। अभी लगे रहो। नहीं, इतने पागल थोड़ी ना थे वो। मतलब साफ है, अली हसन की बातों को ज्योति समझ रही थी और उसे जवाब भी दे रही थी कि ऐसा कोई अंडरकवर एजेंट साथ नहीं आया। भक्तों के जत्थे के साथ ज्योति बार बार पाकिस्तान जा चुकी थी। वेलकम टू पाकिस्तान। ज्योति मल्होत्रा। जैसे बॉर्डर पर चेकिंग होती है, ISI का एजेंट ये जानना चाहता था कि इस दौरान किसी को आसपास से सीधे एंट्री तो नहीं दी गई। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी से जुड़ा अधिकारी अली हसन ही वो शख्स है जिसने ज्योति के पाकिस्तान दौरे के दौरान उसके पाकिस्तान में घूमने फिरने और 5 स्टार होटल में रुकने की पूरी व्यवस्था की थी। जांच एजेंसियों की पड़ताल में सामने आया है कि ज्योति वीजा के लिए पाकिस्तान के दूतावास गई थी, जहां उसकी मुलाकात दानिश नाम के शख्स से हुई। दोनों के बीच नंबर शेयर हुए और फिर बातचीत शुरू हो गई। 2023 में जब ज्योति पहली बार पाकिस्तान गई तो दानिश ने उसे अली हसन से मिलने को कहा। इसके बाद पाकिस्तान में उसे पुलिस सुरक्षा भी दी गई। वो जिस 5 स्टार होटल में ठहरी उसका वीडियो भी उसने अपने YouTube चैनल पर डाला था। अली हसन ने ही उसकी मुलाकात पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से करवाई थी। इस दौरान उसकी मुलाकात शाकिर और राणा शहबाज नाम के 2 अफसरों से हुई। ज्योति ने शाकिर का मोबाइल नंबर लिया और किसी को शक ना हो इसलिए उसने उसका नंबर जट रंधावा के नाम से मोबाइल में सेव कर लिया। ज्योति के पाकिस्तान के सारे टूर पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थे। इसका सबूत है ये तस्वीरें। जब वो करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान गई तो वहां पंजाब प्रांत की CM और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज से भी मुलाकात की थी। जी
सत श्री अकाल। किवें हो जी मैम? मैं बिल्कुल ठीक, तुसी कैसे हो? मैं बहुत बढ़िया। अब तक ज्योति पाकिस्तान में सेना के जवानों के साथ दिख चुकी है, पाक ब्लॉगर के साथ वीडियो बना चुकी है, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बहन बहन, पाक मीडिया को इंटरव्यू दे चुकी है, साडा दिल दिल्ली तुहाडा दिल लाहौर, पाकिस्तान की बड़ी हस्तियों के इंटरव्यू भी ले चुकी है, वापस लौटकर पाकिस्तानी एम्बेसी के अधिकारियों के साथ गुफ्तगू कर चुकी है। लेकिन पहली बार आईएसआई से सीधे ज्योति का लिंक जुड़ता नजर आ रहा है। ये जो जासूसी का मामला है, इसमें गिरफ्तार ज्योति की एक डायरी भी सामने आई है, जिसपे उसका पाकिस्तान प्रेम लिखा दिख रहा है। पाकिस्तान से लौटने के बाद ज्योति ने अपनी डायरी में पाकिस्तान को लेकर लिखा था, अपनी इस डायरी में कि पाकिस्तान से 10 दिन का सफर तय करके आज आ गई। इस दौरान पाकिस्तान की आवाम से काफी मोहब्बत मिली। पाकिस्तान में हमारे सब्सक्राइबर, फ्रेंड हमसे मिलने आए। लाहौर घूमने के लिए मिला। 2 दिन का वक्त काफी कम था। सरहदों की दूरियां पता नहीं कब तक बरकरार रहेंगी। गिले शिकवे मिट जाएं। हम सब एक ही धरती, एक ही मिट्टी के हैं। पाकिस्तान सरकार भारतीयों के लिए गुरुद्वारे, मंदिरों के रास्ते खोले, सहूलियत पैदा करे कि हिंदू लोग भी वहां विजिट कर पाए। पाकिस्तान के बारे में जितना कहिए उतना कम ही है। ये ज्योति की डायरी में लिखी बातें हैं और इसी के जरिए ज्योति का पाकिस्तान प्रेम जो है अब वो सबके सामने है। देश में मौजूद गद्दारों पर इस बीच एक्शन तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब तक जितने जासूस पकड़े गए उनके संबंध पाकिस्तान उच्चायोग में अधिकारी है दानिश, उससे सामने आ रहे हैं। दानिश ने जासूसों का ऐसा जाल बिछाया जिसकी परतें अब खुल रही हैं, यानी उसने अपना स्लीपर सेल बना रखा था। पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात दानिश के साथ ज्योति की काफी गहरी दोस्ती थी। पंजाब के मलेरकोटला की रहने वाली गजाला भी दानिश की करीबी। दानिश गजाला को पैसे भेजता था। इसके अलावा रामपुर के रहने वाले शहजाद से भी सीधे संपर्क में दानिश। हरियाणा के नूह के मोहम्मद तारिफ की भी दानिश से काफी जान पहचान थी। इसके अलावा यामीन भी दानिश के संपर्क में था, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी का काम कर रहा था। जो जासूस गिरफ्तार हुए, इनमें एक और नाम नोमान का, जो इतना शातिर कि कभी किसी को उस पर शक नहीं हुआ। और अब बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, मोबाइल में 70 से ज्यादा पाकिस्तानी नंबर नोमान के मिले हैं। आईएसआई हैंडलर इकबाल काना के संपर्क में था नोमान। पाकिस्तान में इकबाल काना से बातचीत करता था नोमान। स्नैपचैट, टेलीग्राम पर दोनों की बातचीत होती थी। व्हाट्सएप पर बातचीत के बाद नोमान चैट डिलीट कर देता था। नुमान जब पाकिस्तान गया तो वहां पाकिस्तान के अधिकारियों से भी उसकी मुलाकात हुई थी। उधर जासूसी के मामले में मलेरकोटला पंजाब की गजाला की भी गिरफ्तारी हुई है। उससे भी पूछताछ हो रही है। सूत्रों के मुताबिक उसने जो एजेंसीज को बताया, उससे कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पुलिस ने मलेरकोटला की गजाला और यामीन मोहम्मद को भी गिरफ्तार किया गया है। हम मलेरकोटला में हैं इस वक्त और गजाला के घर के बाहर खड़े हैं हम। ये जो सामने घर नज़र आ रहा है, ये दरअसल गजाला का घर है और इसमें अभी उनका भाई है, उनकी माँ है और बाकी भी तमाम रिश्तेदार हैं, पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। पर सबसे बड़ी बात है कि गजाला जो है, जो आईएसआई नेटवर्क है, उसमें कैसे आई और किस तरह से पाकिस्तान हाई कमीशन का जो कर्मचारी था दानिश, उसके संपर्क में आई। तो दरअसल फरवरी में गजाला जो है दिल्ली जाती है पाकिस्तान के लिए जो है वीज़ा लगवाने के लिए, और वहाँ से दानिश के संपर्क में आती है और उसको जो है फिर पाकिस्तान के लिए खुफिया जानकारी देने के लिए जो है कहा जाता है। और जो जांच में जो बात सामने आई है वो ये भी है कि गजाला का एक भाई है जिसके फ़ोन को वो इस्तेमाल कर रही थी जानकारी देने के लिए। जब पुलिस के पास वो नंबर आया तो पुलिस ने उस नंबर तक पहुंची तो पुलिस को जानकारी मिली कि उसके भाई को इस बात की जानकारी ही नहीं है कि उसका फ़ोन जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है इस तरीके से कोई जानकारी, खुफिया जानकारी देने के लिए। फिर जो है ये बात जो है खुल के सामने आई कि गजाला जो है उस फ़ोन का इस्तेमाल कर रही थी। हालांकि
परिवार अंदर है। परिवार का कोई भी सदस्य इस वक्त बात करने के लिए तैयार नहीं है। यामीन मोहम्मद और गजाला दोनों को मलेरकोटला से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल उनसे पूछताछ जो है चल रही है, पर पुलिस जो है पंजाब और हरियाणा में खासकर जो है जो ISI के लिए जो काम कर रहे हैं जासूस, उनको लगातार पकड़ रही है। और गजाला और यामीन मोहम्मद का भी एक केस जो है, क्योंकि सबसे पहले यही केस था जब जिसमें जो है दानिश नाम के पाकिस्तान के जो एम्बेसी में काम करता था कर्मचारी, उससे संबंध सामने आए और फिर उसके बाद पंजाब सरकार ने जो है केंद्र सरकार से संपर्क किया और उसके बाद दानिश को जो है पर्सोना नॉन ग्राटा जो है वो डिक्लेयर किया गया। परिवार बात करने के लिए तैयार नहीं है, पर जो जांच में सामने आया है वो यही है कि गजाला ने जो है फ़ोन अपने भाई का इस्तेमाल किया और उस फ़ोन से जो है जानकारी जो है पाकिस्तान बैठे अपने हैंडलर्स को दी, जिसकी जानकारी खुद इसके भाई को भी नहीं थी। गजाला को लेकर और भी खुलासे हुए हैं। उसने जो भी सूचनाएं पाकिस्तान भेजी वो उसने अपने मोबाइल से नहीं बल्कि अपने भाई के मोबाइल फोन से आगे बढ़ाई। पुलिस जब इसकी जांच कर रही थी तो गजाला के भाई ने इस बात की जानकारी होने से कि उसके मोबाइल से पाकिस्तान जानकारियां साझा की गई हैं इनकार कर दिया। उसके नंबर से खुफिया जानकारी पाकिस्तान को भेजी गई, इस बारे में भाई को कोई जानकारी नहीं थी गजाला के। जॉइंट जैसे सेंट्रल एजेंसी के साथ और हमारा एक जॉइंट ऑपरेशन था जिसमें एक नंबर आइडेंटिफाई हुआ था, जो एक इन्फॉर्मेशन थी कि ये जो कुछ जब तब लड़ाई का टाइम चल रहा था भी गलत ऐसे इन्फॉर्मेशन जो सेंसिटिव है इन्फॉर्मेशन पाकिस्तान शेयर हो रही हैं। तो जब उसको हमने राउंड अप किया तो उसका नाम गजाला था, वो लोकल मलेरकोटला की रहने वाली थी, डावोस हुआ उसका। तो जब उसको हमने राउंड अप किया तो उसके मोबाइल से कुछ हमें सस्पिशियस चीज़ें जो नहीं शेयर करने वाली ऐसे उसकी सस्पिशियस चीज़ें मोबाइल से मिली। तो उसके बाद जब उससे डिटेल में इंटेरोगेशन की गई उससे तो आइडेंटिफाई हुआ भी एक यामीन नाम का भी लड़का है और एक दानिश नाम का लड़का है जो पाकिस्तान एम्बेसी में काम करता था। उसके ये इन टच आई थी, वो जब फरवरी मार्च में जब वीज़ा लगवाने गई थी तो उसके टच में आई थी, तो उसको उसने ट्रैप में करके लालच दिया। तो उसके हिसाब से फिर उसको 20 से 30 हज़ार रुपया भी उसके अकाउंट में डाला। पेमेंट होता था, वो मोड ऑफ पेमेंट क्या होता था, कैसे करते थे पेमेंट जो है? ऑनलाइन पेमेंट की है, जो जी पे होता है, जो उसके हिसाब से जो बारकोड आता था, बारकोड वो भेजता था यामीन को, यामीन इसको बारकोड भेजता था, उस बारकोड से पैसे चेंज होते थे। अब आप इस बात को समझिए कि पाकिस्तान भारत की जासूसी क्यों कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के फौजी इतने कायर हैं कि भारतीय गोलीबारी का सामना वो नहीं कर पाते। वो जाकर छिप जाते हैं, मस्जिदों में शरण ले लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर जमकर गोलीबारी की गई। पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर ने इस दौरान एक मस्जिद में छिपकर अपनी जान बचाई। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना के ब्रिगेडियर के बचकर भाग निकलने का एक रेडियो मैसेज इंटरसेप्ट किया। इस वक्त हम भारतीय सेना के एक बंकर में है जो फॉरवर्ड पोस्ट पर है कुपवाड़ा सेक्टर में, और यहाँ इस बंकर में जो ठीक सामने क्योंकि POK है, पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाला कश्मीर है, तो यहाँ पर इस बंकर में जो 2 सैनिक हमेशा अपने हथियारों के साथ हमेशा तैयार रहते हैं, इसीलिए कि कहीं पाकिस्तान की तरफ से कोई हिमाकत ना हो जाए। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में इसी पोस्ट से, इसी बंकर से भारतीय सेना ने जमकर जो है गोलाबारी की थी, पाकिस्तान की चौकियों पर की, उन्हें बर्बाद किया। पाकिस्तानी सेना को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। 64 सैनिक जो है पाकिस्तानी सेना के सिर्फ इस सेक्टर में, यानी कि जो कश्मीर से सटी हुई LOC है उसके ठीक सामने जो POK है, वहाँ पर जो पाकिस्तानी सेना की जो चौकियाँ हैं वहाँ पर 64 सैनिक मारे गए। 100 के करीब 96 तो गिनती हो चुकी है, 96 सैनिक घायल हुए थे पाकिस्तानी सेना के। यहाँ तक कि जो उनके ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर भी यहाँ से हमला किया गया और ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी अपने पोस्ट छोड़कर, अपने हेडक्वार्टर छोड़कर उन्हें मस्जिद में शरण लेनी पड़ी थी। इतनी बड़ी संख्या में इतनी भारी गोलाबारी होती भारतीय सेना ने अपने इन बंकर्स में की। यहाँ पर हम एक बंकर में है कुपवाड़ा सेक्टर में। इस तरह के बंकर्स पूरी LOC जितनी भी ये फेंस लगी हुई है जो सामने दिखाई दे रही है, कैमरामैन राजेश दिखा रहे हैं, वहाँ पर इसी तरह से चौकियाँ हैं, बंकर्स हैं जहाँ पर भारतीय सेना हमेशा तैनात रहते हैं। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया गया कि आगे से उसने फिर से आतंकियों को के जरिए भारत में दहशत फैलाने की कोशिश की, हमारे मासूम नागरिकों को उनके धर्म के आधार पर मारने की कोशिश की, तो उसका वही हाल किया जाएगा जैसा ऑपरेशन सिंदूर में किया गया है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। कैमरामैन राजेश के साथ नीरज राजपूत, ABP न्यूज़, LOC फॉरवर्ड पोस्ट, कश्मीर।